अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है तहरीक इंसाफ। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का निजाम इस वक्त जो तख्ते तवे के ऊपर बैठा हुआ है, इमरान खान उसकी आग में मजीद इजाफा कर रहा है और ज्यादा तेज किए जा रहा है। तहरीक इंसाफ एक तारीखी रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। इस पार्टी को अभी तक तो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था। एक मैसिव रेजिस्टेंस 2-2.5 सालों से ये पार्टी कर रही है, लेकिन मजीद रेजिस्ट कर रही है। यानी आप ये देखें कि अलीमा खान साहब ने कॉल दे दी कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग जो हारे हैं या जीते हैं, जिस जिस अदालत में खान का केस होगा वहां पर पहुंचे, प्रोटेस्ट करें, खान की तस्वीर लेकर आए, चीखें, नारे मारें यहां पर, लेकिन यहां पर खड़े हो। दूसरी तरफ इमरान खान ने जिन नामों के ऊपर कांटा लगा दिया गया था, यानी जिनके चेहरे पसंद नहीं थे, जिनकी आवाजें पसंद नहीं थी, उन्हें खान सेनेट के अंदर लेकर आ रहा है। उन तमाम तर लोगों को यानी खुलकर ये बड़ा वाजे है कि खान रेजिस्ट कर रहा है। इमरान खान को पैगाम भी भेजे कि जनाब ये शक्लें पसंद नहीं है, ये चंद एक नाम पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान उन्हें लेकर पाकिस्तान के ऐवान बाला में, सेनेट असल में जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनका अपर हाउस उसे कंसिडर किया जाता है, और सबसे मोतबर हाउस जिसमें तगड़ी एक क्लास आती है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तगड़े लोग आते हैं, वहां पर इमरान खान ने उनके नाम नॉमिनेट कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। टेलीविजन चैनल पर आकर कोई एक बात कर जाता है, कोई दूसरी बात कर जाता है, इसके ऊपर भी डिबेट डिस्कशन हो रही है। लेकिन इसी दौरान तैयबा राजा जो तहरीक इंसाफ की एक नौजवान एक्टिविस्ट है, जिन्होंने निजाम के मुंह के ऊपर दुपट्टा दे मारा था, और उनका यह कहना है कि मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लीडर को गिरफ्तार करके हमारी इज्जतों के ऊपर हमला हो गया, हमारे आइन के ऊपर हमला हो गया, इसलिए मैंने दुपट्टा उठाकर अपने निजाम के मुंह पर मारा कि हमें आइन चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। उसके बाद 8 फरवरी को हमने महसूस किया कि यह दुपट्टा सिर्फ तैयबा राजा ने नहीं मारा था, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने दुपट्टा मारा था कि हमें इज्जत चाहिए, हमें आइन चाहिए। और ये उस दिन जो खान की गिरफ्तारी हुई थी, असल में यह हमारी इज्जतों के ऊपर हमला था। तो वो तस्वीरें, जो विजुअल्स थे, उसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी ज़ाहिर, उनके आंसू निकले। उन्होंने कहा कि जनाब आज पाकिस्तान में एक मॉरल मैसिव कोलैप्स हो गया है, और ये मॉरल मैसिव कोलैप्स ये खत्म हो ही नहीं, इसे आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। रियासत का और जो अवाम का कॉन्ट्रैक्ट था बुनियादी तौर पर, वो उस दिन डिस्टर्ब हुआ था जब एक खातून को, एक प्रोटेस्टर को, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बालों में हाथ डालकर उन्हें घसीटा गया था लाहौर की सड़कों के ऊपर। तो वो एक बुनियादी तौर पर शेकी हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का और पाकिस्तानी अवाम का। इस हवाले से बातचीत करते हैं। तैयबा राजा का बड़ा सख्त तरीन ट्वीट है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो कोट लखपत जेल की है। ये जेल है, जेल के बीच में ज़ाहिर है खवातीन हैं जो कैदी हैं, लेकिन बीच में महारानी साहबा घूम रही हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, मरियम साहबा बीच में घूम रही हैं, जूता उन्होंने एक हाथ में उठाया हुआ है, लेकिन वो इफ्तारी करवा ली। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें कि या तो हम सब के माथों के ऊपर चे लिखा हुआ है, या तो फिर हम लोग घास खाते हैं, या हम को दीवाने हैं, पागल लोग हैं पाकिस्तानी। क्या आप लोग पुलिस को नहीं जानते? मैं और आप पुलिस और थानों को और ये जेलों को हम नहीं जानते? क्या तहरीक इंसाफ के लोग जेलों के अंदर रहकर बाहर नहीं है? इनकी जवानियां नहीं उजड़ गई? ये कौन सा जेल है? कैसा माहौल है? ये लाइटें किधर से आई? ये कारपेट करोड़ रुपए का नीचे किधर से बिछा हुआ है? और इनके सामने जो फ्रूट है, मैं हल्फन आपको ये कह सकता हूं कि पूरे रमजान में ये फ्रूट मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन वहां पर फ्रूट भी पहुंचे हुए हैं। पीछे शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें, यानी जेल के अंदर उनकी तस्वीरें कैसे लग सकती हैं? ये समझ से बाहर है। लेकिन एक ड्रामा, कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट के एक माहौल बनाया गया, और एक टिकटॉक के ऊपर मुल्क, यानी एक अजीब खरीब है। यकीन माने कि दुनिया के माशरों में जो पॉलिटिशियन होता है, वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का इंतखाब किया जाता है। पॉलिटिशियन ज़हीन तरीन शख्स का नाम है जो दावा कर सके कि मैं दीवार के परे देख सकता हूं, जिसके बाद दुनिया का उलूम हो, जदीद इल्म हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी किसी इक़्तिदार में आता है, वो ये समझता है कि ये सारी अवाम, ये मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये वो है, और ये सारे वो हैं, और उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। ये उसकी एक मिसाल है। यानी आप पुलिस वालों को ठीक करें भाई, या पुलिस को ठीक करें, पुलिस निजाम को ठीक करें, आप थाना कल्चर को ठीक करें, आप जेल कल्चर को ठीक करें, आप खुद वहां पर रहकर आए। आप लोगों ने खुद वहां पर नाक रगड़ी है, आपने बाहर आकर चीखें मारी हैं कि मुझसे बाथरूम साफ करवाते थे, लेकिन उस निजाम को ठीक नहीं करना। हमने जाकर वीडियो बनानी है, वीडियो सर्कुलेट करवानी है, पुश करवानी है, ये शेयर करेगा, वो शेयर करेगा, वेल डन, तालियां, हाई फाई, दिस इज आवर निजाम को चलाना है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है। लेकिन साथ साथ जो शाकार लेकर नून लीग आई है, वो शाकार ये है कि इन्होंने कहा जनाब हम केकड़े बेचकर पाकिस्तानी अवाम को रोटी देंगे। तो हमारा मुस्तकबिल मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को केकड़े डिक्लेयर करना चाहिए था। ये बाकायदा से खबर है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उर्दू अखबार के, और ये लिखते हैं केकड़ा बरामद करके जीडीपी बढ़ाएंगे मरियम औरंगजेब साहबा। मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रहे हैं कि केकड़े दुनिया भर में बेचेंगे, यानी कि अब मैं और आप केकड़े कहीं नदी नालों से लेकर आएंगे, केकड़ों को खिलाएं पिलाएंगे, और उसके बाद केकड़ा बड़ा होगा, केकड़ा बाहर जाएगा, और केकड़ा जीडीपी को सहारा देगा। अगर बात केकड़ों तक आ गई है तो फिर रहने ही दें। यानी शायद केकड़ों से दुनिया भर की, मैं देख रहा था कि सिंगापुर जब इसके ऊपर किया, सिंगापुर ने अब ये काम किया है, सिंगापुर बड़ा इफेक्टिवली इसके ऊपर काम करता है। लेकिन ये सिर्फ केकड़े सिंगापुर बेचकर तो अमीर नहीं हुआ, सिर्फ केकड़े बाहर बेचने की वजह से अमीर नहीं हुआ। पता नहीं कैसे सोचते हैं। माजी में याद होगा आपको, इमरान खान ने जब बातचीत की और पोल्ट्री फार्म के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से, दुनिया भर में ये मॉडल एप्लीकेबल है, दुनिया भर में इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इन्होंने कहा ना कट्टे बच्चे बेच रहा है जनाब, वो तो बच्चे बेचकर कमा रहा है, वो कट्टे बेचकर कमा रहा है। और आज इनके मुंह से केकड़े जब निकलते हैं तो ये खुद केकड़े लगते हैं। ये केकड़ों की सोच लगती है, जिस तरह से गुफ्तगू, जिस तरह की बातचीत करते हैं। और इनका ये कहना है कि जनाब केकड़े बेचकर जीडीपी को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो
अब इंतजार करें, केकड़ा बड़ा होगा, केकड़ा अंडे बच्चे देगा, और उस केकड़े के अंडे बच्चे से और अंडे बच्चे होंगे, तो बड़े होंगे, तो फिर पाकिस्तान की जीडीपी ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम प्रॉस्पर करेंगे दुनिया भर में। अब साथ एक खबर ये है कि एक तो बड़ी अफसोस की खबर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मलिका बुखारी साहबा, उनकी बहन का इंतकाल हो गया है। जुल्म की इंतहा है, एक नौजवान बैरिस्टर को, एक प्रोमिनेंट शख्सियत को, एक लीगल माइंड को उन्हें पाकिस्तान के अंदर रोका गया, और रोक कर फिर उन्हें इजाजत देकर उसके बाद तशहीर सोशल मीडिया पर की गई है। उनकी बीमारी के ऊपर भी मजाक बनाया गया, यानी आखिरी टाइम पर वो अपनी बहन का मुंह नहीं देख सकी। तो अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क के अंदर सियासत कौन करेगा, कौन पढ़ा लिखा शख्स यहां पर आएगा, सियासत करेगा और यहां पर आकर बातचीत करेगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा मसला ये कि खान अंदर है, खान एक फुल आउट एक रेजिस्टेंस के मूड में है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग जीते हैं उन्हें उन्हें हैंडल करने वाला कोई नहीं है। एक अम्ब्रेला नहीं नजर आ रही कि एक अम्ब्रेला के नीचे तहरीक इंसाफ के तमाम तर जवानों को, तमाम तर खवातीन को, तमाम तर लोगों को जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने मारे खाई हैं, उनसे कम्युनिकेट किया जाए, उन्हें एंगेज किया जाए, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डेजिग्नेशन दी जाए, उन्हें सामने लाया जाए। लेकिन ये चीज हो नहीं रही, चूंकि तहरीक इंसाफ खुद, उनकी जो मैन के आदत है, टीवी पर आकर कोई एक बात बयान देता था, कोई, यानी मैं देख रहा था असद कैसर साहब आकर ये कह रहे हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जम हो जाएगी जनाब पीटीआई में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह से वो पूछते हैं तो उसने कहा जनाब हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसी, यानी समझ नहीं आती, ये सोचते हैं, समझते हैं, या नहीं जाकर बस टेलीविजन पर बुला लिया जाता है, बैठकर जाकर दाग देते हैं जो कुछ होना होता है, और उसके बाद ऊपर मीडिया पूरा मुकम्मल तौर पर खेलता है। तो एक अम्ब्रेला लैग कर रही है जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं है इस वक्त, और ये अम्ब्रेला जब तक नहीं आएगी तो डिफरेंसेस बढ़ेंगे। तैयबा राजा साहब लिखते हैं, किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता कि बाकी सब की कुर्बानियों को पैसे पुश डाल दिया जाए। ये ऑब्वियसली बात कर रही है सनम जावेद साहबा के हवाले से और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से, लेकिन ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है ये सनम जावेद साहबा के हवाले से हो रही है। और लिखती है, सवाल ये भी हो सकता है कि जब खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी बेल एटीसी से नहीं हुई, तो एक ही औरत यानी सनम जावेद की बेल बार बार एटीसी से कैसे हो जाती थी? खदीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खामद को उठा लिया गया था, तो इसने अपनी गिरफ्तारी खुद आकर दी थी। उसके बाद लिखती हैं, 18 घंटे गाड़ी का सफर करवाकर बलूचिस्तान जेल तक भेज दिया गया था। सनम 8 बार गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि उसकी 7 बार बेल भी हुई, बाकी किसी को तो बेल ही नहीं हुई। 5 केस खदीजा शाह पर थे, मगर खदीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आयशा भुट्टा वाहिद औरत है जो जिना हाउस हमले में नामजद है। मां के मरे कुछ वक्त हुआ था और उसके बावजूद भी उसे, यानी बाप को ट्यूमर था लेकिन उसे उठा लिया। तैयबा राजा और आलिया हमजा की बेल लाहौर हाईकोर्ट से 9 माह तकरीबन 31 दिन बाद 5 बार बेंच टूटने के बाद हुई है। तब बार बार एटीसी से किसी एक की बेल कैसे हो जाती थी? तो ये उन्होंने सवाल उठा दिए हैं जनाब सनम जावेद साहब के हवाले से कि जनाब ये असल में इनकी प्रोजेक्शन मीडिया में बहुत ज्यादा हुई है, जबकि बाकी उस तरह से इग्नोर हुए हैं। अब ये बात ठीक कर रही है बहुत सारी चीजों पर, यानी ये नहीं, इस तरह से नहीं कि सनम जावेद क्वालिफाई नहीं करती या सनम जावेद की कुर्बानियां नहीं है, सनम जावेद की बच्चियां वहां पर जाकर चीखती नहीं है, लेकिन ये आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि तैयबा राजा ने इस निजाम को, सिस्टम को चैलेंज किया, और वो ऐसे विजुअल्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री हमेशा से लिखेगी और तारीख वहीं से आगे शुरू होगी। तारीख उस रेजिस्टेंस को, मुजाहिमत को जाकर डिफाइन करेगी कि जनाब उस दिन कन्फ्रंट किया गया था निजाम, उस दिन निजाम के सामने खड़े हुए थे। मेरे ख्याल में ये सारे डिफरेंसेस ये सॉर्ट आउट होने वाले हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, और इससे ये भी समझना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब जो क़यादत आ रही है, ये वो लोग नहीं है जो ज़हनी तौर पर मेंटली रिटार्ड लोग होते हैं। कोई ये कह देगा इधर बैठो उधर बैठो तो ये उधर बैठ जाएंगे, ये बोलेंगे, ये पॉलिटिक्स करेंगे, ये डंके की चोट पर करेंगे। इन्होंने मारे खाई हैं, इन्होंने कुट्टे खाई हैं, इन्होंने अपनी जवानियां बर्बाद कर दी हैं, लिहाजा ये लड़ेंगे, ये लड़कर अपना हिस्सा भी लेंगे, और ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए स्ट्रगल भी करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इसके अंदर से एक इंडिकेशन निकलकर सामने आती है कि ये नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने एक रेजिस्टेंस फेस की है, बल्कि सख्ती जबर फेस किया है, और उसके बाद आज ये पार्टी के अंदर भी आवाजें उठा रहे हैं कि जनाब सबर करें थोड़ा सा। जो सब हर बंदा चाह रहा है कि जनाब इस देग में से मैं ज्यादा खा लूं और दूसरा थोड़ी खा ले, ऐसे नहीं होगा। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है उसके हवाले से बातचीत होगी, लेकिन इसको अभी भी जरूरत है तहरीक इंसाफ को एक अम्ब्रेला की, एक छतरे की जरूरत है, ताकि इन सबको रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, और प्रिजर्व करके ही तहरीक इंसाफ आगे बढ़ सकती है। साथ ही इमरान खान ने जो नाम दिए जी, मुराद सईद दोबारा से आ रहे हैं जी सेनेट के अंदर। मुराद सईद आप जानते हैं कैसी शख्सियत, आजम सवाती, अगेन अ बिग नेम, वो भी आएंगे। सनम जावेद और जो यास्मीन राशिद साहब आई, इन्हें तो नहीं आने दिया जाएगा, जाहिर है पूरा निजाम इसके पुरजोर लगाएगा और कोशिश की जाएगी कि नहीं आए जब तक खासतौर पर महारानी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये आ रहे हैं जनाब जुल्फिकार बुखारी साहब आ रहे हैं, और उनका जो कवरिंग कैंडिडेट है उमर सरफराज साहब है, और इसके ऊपर बाकायदा से टेलीविजन के ऊपर कमेंट्री में देख रहा था हो रही है, और बहुत सारे बड़े बड़े साफी पक्के मुंह बनाकर कह रहे हैं देखें जी वो जेल के अंदर गया, उसकी दाढ़ी सफेद होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ उसे हक नहीं दे रही। और भाई कैसे को बेशर्म लोग हैं ये, इन्होंने वो उसकी बर्बादी निकल गई, लेकिन इन्होंने उसकी हमदर्दी में कोई जुमला नहीं बोला, और आज इनकी हमदर्दियां जाग रही।
آج ان کے اصول جاگ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب کا ویلاگ, انہوں نے کہا کہ جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب اصل میں گورنر رہ چکے ہیں, اور گورنر ہونے کے بعد آپ کی 2 سال تک ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہی آپ سینٹ کے اندر یا کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں, لہذا شاید دس کوڈ بی دا ریزن کہ انہیں کورنگ کینڈیڈیٹ زلفی بخاری کا رکھا گیا ہے, لیکن ٹیلی ویژن اس کے اوپر باقاعدہ سے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.